नमस्कार। मैं बबीता काजल चौधरी बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर के हिंदी विभाग से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निर्मित आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल ज्ञान सुधा सक्सेस साथी पर आपका स्वागत है। हिंदी विषय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हुए हम बात कर रहे थे पद्मावती समय पर। पृथ्वीराज रासो का पद्मावती समय। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पद्मावती समय को लेकर बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं और पृथ्वीराज रासो के जो 69 समय है उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय माना जाता है पद्मावती समय, जो अनेक प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल है। तो पिछली लगातार 4 कक्षाओं के बाद आज हम 5वें वीडियो में बात करने वाले हैं पद्मावती समय के शेष बचे हुए कुछ और पदों के बारे में। आइए आज हम देखते हैं कि उनके कौन से पद पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। वह पद है पद संख्या 41। निकट नगर जब जानी जाए वरविंद उभय भय, समुद्र से शरद घन नद इंदु दुहु और घोर गए, अगवानीय अगवान कुंवर बनि बनि है सज्जती, दिशन को त्रय सवनी सबनी चढ़ी गोश छाजनि रज्जति, विल्लपी आवास कुंवरी बदन मान मनोराह छाया सुरत, झंसती गवशी पल पल पलकी दिशत पंथ दिल्ली सुपति। इससे पहले हमने देखा कि किस प्रकार से पद्मावती जो है वो उसके माता पिता उसके विवाह को लेकर चिंता करते हैं, उसके लिए उचित वर की तलाश करते हैं। कुमाऊं जो गढ़ है उसके राजा कुमुदमणि से उसका वागदान संस्कार किया जाता है, उसकी बारात रवाना हो जाती है और उधर से बारात रवाना होती है तो पद्मावती जो पृथ्वीराज को अपना पति मान चुकी है, उनसे प्रेम करती है, वह उनके लिए विलाप करती है। तो उस एक प्रसंग का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि किस तरह से राजा पृथ्वीराज जो हैं वो जब समुद्र शिखर जो नगर है उसके समीप पहुँचते हैं तो दोनों ही, इधर तो समुद्र शिखर के निकट पहुंचते हैं राजा पृथ्वीराज और उधर कुमुदमणि के आने का समाचार भी सबको प्राप्त होता है। तो कुमुदमणि जो है वो बारात लेकर आए हैं, तो किस प्रकार से उनकी जो अगवानी है की जाती है, उनका स्वागत किया जाता है, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। निकट नगर जब जानी जाए वर विद वह भय। जब यह पता चला कि समुद्र शिखर के पास पहुंच गए हैं राजा कुमुदमणि और उनकी बारात। अब देखिए यहाँ जो वरविंद है यहाँ दोनों के लिए आ सकता है, एक तो है राजा कुमुदमणि और उनकी बारात और एक राजा कुमुदमणि और पृथ्वीराज, दोनों के लिए कि दोनों जो है समुद्र शिखर के निकट पहुंच गए हैं। लेकिन ज़्यादा उचित यहाँ पे कुमुदमणि और उसकी बारात के लिए अभिप्राय लगता है, क्योंकि आगे का जो प्रसंग बनता है, आगे की जो पंक्तियां हैं वो उसी से जुड़ती हैं। जाय वर विंद उभय भय, उभय दोनों जो कुमुदमणि व उनकी बारात जो है समुद्र शिखर नगर के निकट पहुंचती है। समुद्र से शर घन नद, समुद्र शिखर में घनघोर नगाड़े बजने लगते हैं। इंदु दुहु और घोर गए, दोनों ओर के नगाड़े घनघोर गर्जना करने लगते हैं, समुद्र शिखर के भी और दूसरी ओर कुमुदमणि की बारात की तरफ से भी नगाड़े जो हैं घनघोर गर्जना करके वो अपने आने की सूचना देते हैं और उनके दूसरी तरफ वाले उनके स्वागत के लिए नगाड़े बजाते हैं। अगिवानी अगिवान, और उनकी अगवानी करने के लिए, क्योंकि भारतीय परंपरा के अनुसार बारात का स्वागत और अगवानी जो है विशेष परंपरा से की जाती है, विशेष उत्साह के साथ की जाती है, विशेष रीति रिवाजों के साथ की जाती है। तो उसी का उल्लेख यहाँ पर कर रहे हैं। अगिवानी अगिवान, अगवानी करने के लिए आगे आए। कुंवर बनी बनी है सज्जती, समुद्र शिखर राज्य के जितने भी राजकुमार थे वह अपने घोड़ों पर सज्जित होकर बनी बनी बन ठन कर सुंदर रूप से स्वयं को सुसज्जित करके घोड़ों पर सवार होकर और सुसज्जित घोड़ों के ऊपर बैठकर वहां पर उपस्थित हुए उस बारात की स्वागत करने के लिए। दिशन कोत्रीय सबनी,
चढ़ी गौश छाजन रज्जती। अब ये कुछ झांकियाँ, कुछ झलकियाँ हैं जो हमें पृथ्वीराज रासों में इस तरह से दिखाई देती हैं, जो चित्र उत्पन्न करती हैं। और चित्र उत्पन्न करती हैं, कवि की वर्णनात्मक शैली को बताती हैं, तत्कालीन जो संस्कृति है उसका भी उल्लेख करती हैं। दिशन कोतय सशनी, क्योंकि बारात में का स्वागत करने के लिए राजकुमार और आगे बढ़े हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि पुरुष जो है वो बारात का पुरुष ही स्वागत कर रहे हैं। तो जो स्त्रियां हैं उस बारात को देखने के लिए इतनी उत्सुक रहती थी पहले कि वो उनको उत्सुकता अपनी समाप्त करने के लिए बारात को देखने के लिए, दूल्हे को देखने के लिए छत पर चढ़ती थी, छज्जों पर चढ़ती थी और वहां से वो उनको देख पाती थी। दिशन को त्रिय सबनी, सभी स्त्रियां देखने के लिए चढ़ी गौश छाजन रज्जती, सभी चढ़ी हुई हैं गवाक्षों पर, छज्जों पर, रज्जती और सुशोभित हो रही हैं। सुंदर ढंग से सजी हुई, बड़ी सुंदर लगने वाली सभी स्त्रियां जो हैं वो छज्जों से और गवाक्षों से, झरोखों से झांक रही हैं और उस बारात के दर्शन कर रही हैं, बारात की एक झलक पाने के लिए बेताब है। विलपी आवास कुंवरी बदन, अब एक ही पद में दृश्य बदल जाता है। दूसरी तरफ राजकुमारी पद्मावती के आवास का, उसके महल का अंदर की क्या स्थिति है उसका वर्णन कर रहे हैं कि कुंवरी राजकुमारी का मुख विलाप, आवास में वह विलाप कर रही है। राजकुमारी का जो मुख है वो कैसा हो रखा है, मनो राह छाया सुरत, मानो जो चंद्रमा है उसको राहु की छाया ने ग्रस लिया हो, अपने चपेट में ले लिया हो। तो चंद्रमा कुछ इस तरह से राहु ग्रस लेता है तो चंद्रमा जो है उसकी चांदनी मध्यम पड़ जाती है। ठीक वैसे ही शोक में डूबी हुई पद्मावती के मुख को मानो शोक की छाया ने इस तरह से ग्रस लिया है जैसे चंद्रमा को राहु की छाया ग्रस लेती है, उसकी सूरत को ग्रस लिया है। झंसती गवशी पल 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 पलकी, और इस तरह से बड़ी बेचैन होकर पद्मावती झंसती झांकती है, गवशी गवाक्ष की तरफ, पल पल पलकी क्षण 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 में उसकी पलकें बार बार उठती हैं, झांकती हैं। दिशत पंथ दिल्ली सुपति, उस दिशा की तरफ जो मार्ग दिल्ली की तरफ से आने वाला मार्ग है उसकी तरफ दिल्ली के राजा पृथ्वीराज की प्रतीक्षा करते हुए पद्मावती की निगाहें, उनकी नजरें बार बार उस मार्ग की ओर उठती हैं, झांकती हैं। पल पल जो है वो अपनी पलकों को से उधर देखती है, अर्थात वो बड़ी बेचैनी से प्रतीक्षा कर रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बड़ा सुंदर दृश्य उन्होंने उत्पन्न किया है। एक पद्मावती जो प्रतीक्षारत पद्मावती है उसका वर्णन यहाँ पे किया है। बारात के लिए स्वागत के लिए तत्पर जो राजकुमार हैं उनका सुंदर यहाँ पर झांकी उन्होंने झलक दिखाई है। झंसती गवशी, श वर्ण का बड़ा सुंदर प्रयोग है। पल पल पलकी अनुप्रास है। दिशत पंथ दिल्ली सुपति, इस तरह से उन्होंने बताया है कि किस तरह से पद्मावती व्याकुल होकर दिल्ली दिशा की तरफ से आने वाले मार्ग को निहारती है कि किस क्षण जो है वो दिल्ली सुपति यहाँ पर पहुंचेंगे और उनके पहुंचने की सूचना मुझे प्राप्त होगी। इस तरह से पद्मावती जो है वो विलाप में डूबी हुई है। फिलहाल वो शोक में है क्योंकि उसको प्रतीक्षा है, क्योंकि कुमुद मणि की बारात द्वार पर पहुंच चुकी है, तो उसका बेचैनी, उसका जो शोक है, वो उसका दुख जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है कि क्या पृथ्वीराज समय पर पहुंच पाएंगे या नहीं। इस तरह से चित्र प्रस्तुत किए हैं, झलकियां प्रस्तुत की हैं। दृश्य बिंब बनाने में बहुत कुशल थे चंद बरदाई। इसमें भी उन्होंने बारात के स्वागत का दृश्य बिंब बनाया है और पद्मावती का जो विलाप है या जो बार बार वो मार्ग की ओर निहारती है प्रतीक्षारत होकर, व्याकुल होकर, उसका दृश्य बिंब भी उन्हें बड़ी सुंदरता से उन्होंने प्रस्तुत किया है। अगला पद देखते हैं कौन सा है, पद संख्या 42। वह है दिशंत पथ दिल्ली दिसान, सुश भयो सुख जब मिल्यो आन, संदेश सुनत आनंद नैन, उमगिय बाल मन मत्थ सैन। अब जब पद्मावती बहुत व्याकुल है, बेचैन है, दुख में है, शोक में है, तो तभी पद्मावती को तोता आकर मिलता है और संदेश देता है दिल्ली सुपति का। वो क्या, उसी प्रसंग को यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है कि वो क्या बताता है।
दिशत पंथ दिल्ली दिशान, दिल्ली दिशा की तरफ से आने वाले पंथ को बड़ी व्याकुलता से, बड़ी बेचैन होकर उस पथ को पद्मावती निहारती है, प्रतीक्षा करती है। सुष भयो सुख जब मिल्यो आन, और तब उसे सुकून मिलता है, सुख मिलता है जब तोता आकर उससे मिलता है, क्योंकि तोता संदेश लेकर गया था और वापस संदेश लेकर आया है, तो वो थोड़ी सी सुख की अनुभूति है, उसको राहत मिलती है। संदेश सुनत आनंद नैन, और जब तोते के माध्यम से उसे संदेश मिलता है कि राजा पृथ्वीराज शीघ्र पहुंचेंगे, तो उसको सुनते ही उसके नेत्रों में आनंद छा जाता है। उमंगिय बाल मन मत्थ सैन, और वह बाला इतनी उमंगित हो जाती है मानो कामदेव की सेना हो। उसके अंग प्रत्यंग जो है वो इतने खिल जाते हैं, इतने उमंगित हो जाते हैं कि मानो काम मन मत्थ सैन, मानो कामदेव ने सेना तैयार की हो आक्रमण के लिए। इस तरह से इस तरह इसका यह भी अर्थ निकाल सकते हैं कि कामदेव का संकेत पाकर बाला पद्मावती उमंगित हो उठी। कुछ विद्वान इस तरह से भी इसका अर्थ निकालते हैं। तो सैन जो है वो संकेत के लिए भी है, और सैन जो है उसका तात्पर्य हम सेना से भी ले सकते हैं। अगला पद देखते हैं कौन सा है। तन चिकट चीर डार्यो उतारी, मज्जन मयंक नवसत सिंगार, भूषण मंगाए नवशिष अनूप, सजी सेना मन मत्थ भूप। फिर से उसी का उल्लेख उन्होंने किया है कि जैसे ही पद्मावती को संदेश मिलता है कि पृथ्वीराज पधार रहे हैं, आ रहे हैं, तो वह अपने तन से चिकट चीर मैले वस्त्रों को उतार कर फेंक देती है, उतार डालती है। मज्जन मयंक नवसत सिंगार, और स्नान करती है, उसके बाद अपने आप को 16 सिंगार से सजाती है, चंद्रमा के समान। जैसे कोई चंद्रमा उदित हुआ हो 16 कलाओं से संपन्न, ऐसे ही 16 श्रृंगार के साथ वो अपने आप को सुसज्जित करती है। भूषण मंगाए न सशिष अनीप, अपने सभी आभूषणों को मंगवाकर नख से शिख तक अनुपम सौंदर्य से मंडित हो जाती है। सजी सेन मनो मन मत्थ भूप, और उसके उस अनुपम सौंदर्य को देखकर ऐसे लगता है मानो कामदेव रूपी राजा ने आक्रमण के लिए अपनी सेना को तैयार कर लिया है। वहां पर भी हम देखते हैं मनमत्थ सेन कहा है, कामदेव की सेना हो, तो यहाँ पर उन्होंने और स्पष्ट कर दिया है, तो हम वहां पर भी इसका अभिप्राय कामदेव की सेना से ही लगाएंगे। तो यहां पर भी वो कह रहे हैं सजी सेन मनो मन मत्थ भूप, मानो कामदेव की रूपी राजा भूप, कामदेव रूपी राजा ने अपनी सेना को अच्छी तरह से दल बल के साथ में, अर्थात पद्मावती का सौंदर्य अपने आप में ही अनुपम था, और उसके बाद उसने जो 16 श्रृंगार किए हैं, तो ऐसे लगता है कि उसने और भी ज्यादा अपने आप को कामदेव रूपी राजा ने आक्रमण के लिए, पृथ्वीराज पर आक्रमण के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, अनुप्रास भी है, जैसा हम स्पष्ट देख सकते हैं। अगला पद देखते हैं, पद संख्या 44, वह है सोब्रन थार मोतिन भराए, झलहल करत दीपक जराए, संगह सखिय लिए सहस बाल, रुक्मणीय जे मज्जत मराल। अब यहाँ पे फिर से दृश्य बिंब प्रस्तुत किया है, चित्रात्मक शैली है, इसके माध्यम से वो क्या कह रहे हैं। सोब्रन थार मोतिन भराए, कि सोने के थाल को मोतियों से भरकर झलहल करत दीपक जलाए, और उस थाल में सुंदर झिलमिलाते हुए दीपक को जलाकर प्रज्वलित करके संगह सखिया लिए सहस बाल, और अपने साथ सैकड़ों सखियों को साथ में लेते हुए, हजारों सखियां, सहस मतलब हजारों सखियों को अपने साथ लेकर, और रुक्मणीय जेम मज्जत मराल, और रुक्मणी के समान लज्जित कर देने वाली चाल से, कौन सी कैसी चाल, मराल, हंस को भी लज्जित कर देने वाली मंद मंद मध्यम चाल से वो बढ़ती है उसी शिव मंदिर की तरफ, प्रातःकाल के समय शिव मंदिर की तरफ पूजा करने के लिए आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर भी बहुत सुंदर दृश्य बिंब जो है वो चंद्रबरदाई करने में सफल हुए हैं। पूजिए, अगला पद है, पूजिए गवरी शंकर मनाए, दक्षिणे अंग कर लगिए पाए, फिर देशी देशी पृथ्वीराज राज, हंस मुद्द मुद्द चरपट लाज। अब सीधे मंदिर का दृश्य है यहाँ पर, और पद्मावती किस प्रकार से पृथ्वीराज को देखकर आनंदित होती है, वहाँ पर पहले वो पूजा करती है और फिर पृथ्वीराज को किस प्रकार से निहारती है, उसका यहाँ पर चित्रांकन बहुत ही कुशलता के साथ में चंद्रबरदाई जी ने किया है। और वो कहते हैं कि पूजिए गौरी शंकर मनाए, कि गौरी और शंकर को मनाते हुए,
मनाते हुए या मन्नत मानते हुए। मनाते हुए उन्होंने, पद्मावती ने पूजा की। दक्षिणे अंग कर लगी है पाए, और दक्षिणी की ओर से वह उनके चरणों को स्पर्श करती है, चरण वंदना करती है। अर्थात प्रदक्षिणा की पद्मावती ने और चरण वंदना की। फिर देशी देशी पृथ्वीराज राज, और फिर राजा पृथ्वीराज को देख देख कर हंस मद मद चरपट लाज, हंसती है, मद मंद 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 मुस्कुराती है, चरपट लाज, चरपट अर्थात वस्त्र, चरपट मतलब वस्त्र के भीतर से, वस्त्र कौन सा है, वस्त्र घूंघट है, घूंघट के अंदर से बड़ी लज्जा के साथ में हंसते हुए देखती है, पृथ्वीराज को निहारती है और उनको मंद मंद मुस्कान के साथ मानो उनका स्वागत करती है और मन ही मन आनंदित होती है। तो एक तरह से यहाँ पे पद्मावती की मुग्धा नायिका के रूप का सुंदर चित्रण उन्होंने किया है कि हल्का सा घूंघट निकालना, फिर नायक को देखना, इस तरह से मंद मंद हंसना, ये सारा दृश्य जो है वो एक तरह से मुग्धा नायिका के स्वरूप का अंकन करता है। अगला पद है, कर पकर पीठ है परी चढ़ाए, ले चल्यो नृपति दिल्ली सुराए, भई शबरी नगरी बाहरी सुनाए, पद्मावती हरि लिया जाए। इस तरह से अगले पद में किस तरह से पद्मावती का हरण किया जाता है पृथ्वीराज द्वारा, उसका वर्णन किया है। कर पकड़ी, और जैसे ही पूजा समाप्त होती है, राजा पृथ्वीराज कर पकड़, हाथ पकड़कर, पीठ है परी चढ़ाए, घोड़े की पीठ पर चढ़ा लेते हैं पद्मावती को। ले चलियो नृपति दिल्ली सुराए, और दिल्ली नरेश राजा पृथ्वीराज उसको लेकर दिल्ली की ओर गमन करते हैं। भई शबरी नगर बाहर सुनाए, और इतने में ही सारे नगर के अंदर बाहर यह खबर फैल जाती है, सुनाई देने लगती है। पद्मावती हरि लिया जाए, पद्मावती का हरण कर लिया गया है, यह खबर जो है तुरंत नगर के अंदर बाहर चारों तरफ पूरी तरह से फैल जाती है। तो ये जो हरण वाली घटना है, बड़ी नाटकीय शैली इसमें अपनाई गई है। नाटकीय शैली के माध्यम से उन्होंने बताया है कि किस तरह से पद्मावती का हरण करके पृथ्वीराज जो है उसे घोड़े पर बैठाकर दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। पद संख्या 47 देखते हैं कौन सा है। बाजी सुबम्ब है गए पलान, दोरी सुसज्जी दिशा दिसान, तुम्हें लेहू लेहू मुश जम्पी जोध, हन्ना हसूर सब पहरी क्रोध। अब यहाँ फिर से क्रोधित योद्धाओं का वर्णन है। तो जहाँ जहाँ इस तरह के क्रोधित योद्धाओं का या युद्ध का वर्णन है, वहाँ हमें यह ध्यान रखना होगा विशेष रूप से कि कौन सी सेना के किस प्रकार के और किसके साथ युद्ध का यहाँ पर वर्णन किया गया है। पहले भी हमने इस चीज की ओर संकेत किया था। तो यहाँ पर वो कहते हैं बाजी सुबम्ब है गए पलान, जैसे ही पहले उन्होंने संकेत कर दिया कि नगर के अंदर और बाहर यह खबर फैल जाती है कि पद्मावती का हरण कर लिया गया है, और पद्मावती के हरण करने का समाचार सुनकर समुद्र शिखर और राजा कुमुदमणि की जो सेना है उनके युद्ध के नगाड़े बाजी सुबम्ब, सुबम्ब मतलब नगाड़े, यहाँ पर नगाड़ों से मतलब है नगाड़े बज उठे, और हाय गए पलान, हाथी और घोड़ों की पलान, उनकी जीने और उनके होदे कसे जाने लगे। दौरे सुसज्जी दिशा दिशान, और दिशा दिशा में अर्थात प्रत्येक दिशा में चारों ओर से योद्धागण जो है वो युद्ध के लिए सुसज्जित होकर दौड़ पड़े। अफरा तफरी सी वहां पर मच गई। और तुम्हें लेहू लेहू मुश जम्पी जोध, हन्ना हसूर सब पहरी क्रोध। सभी शूरवीर योद्धाओं ने अपने अपने जिरह बख्तर धारण कर लिए, और क्रोध में भरकर उनके मुख से क्या आवाज निकल रही थी, क्या पुकार रहे थे वो, लेहू लेहू अर्थात पकड़ लो पकड़ लो। मतलब वो भाग रहा है और दिल्ली की तरफ जा रहा है और हरण करके लेके जा रहा है, यह ध्वनि उनके मुख से निकल रही है, और वो पकड़ो पकड़ो की गर्जना करते हुए जोर जोर से चिल्लाते हुए वे उसके पीछे भागते हैं, और पूरे जिरह बख्तर को धारण करके अपने एक तरह से पूरी तरह से युद्ध की तैयारी करते हुए वे उनका पीछा करने लगते हैं। अगला पद है, अज्ञेजु राजा पृथ्वीराज भूप, पच्छे सुभयो सब सेन रूप, पहुंचे सुजाए तुत्ते तुरंग, भुअ भिरन भूप जूरी जोधि जंग। फिर से युद्ध का वर्णन है। कौन सी युद्ध का वर्णन है? राजा कुमुदमणि और समुद्र शिखर की सेना और पृथ्वीराज की सेना के बीच में। तो जैसे ही पृथ्वीराज का पीछा करते हुए विजयपाल और कुमुदमणि की सेना पहुंचती है, तो कवि क्या कहते हैं कि
अग्गे जो राज पृथ्वीराज भूप, आगे आगे राजा पृथ्वीराज चल रहे हैं, भाग रहे हैं। पच्छे सुभयो सब सैन रूप, और उनकी पीछा करती हुई जो पद्मावती को लेकर पृथ्वीराज घोड़े पर बैठाकर जा रहे हैं। बहुत तीव्र गति से वो भाग रहे हैं, उनका घोड़ा भाग रहा है। पीछे पीछे राजा विजयपाल और कुमुदमणि की सेना जो है उनका पीछा कर रही है राजा पृथ्वीराज का। और पीछा करने वाली सेना के जो पहुंचे सुजाए तुत्ते तुरंग, कि पीछा करने वाली सेना के जितने भी सैनिक पृथ्वीराज के पास पहुंचे, वैसे ही पीछा जो तीव्रगामी घोड़े थे वो बहुत तीव्र गति से दौड़ते हुए वहां पर पहुंचे, पृथ्वीराज के पास तक जा पहुंचे। और जैसे ही पहुंचे वहीं पर जिस जगह वो उन्होंने उसका पीछा पकड़ लिया उनको, उसी जगह पर भुआ भिरन भूप जुरिजोद जंग, उसी पृथ्वी पर, उसी भूमि पर, उसी जगह पर जो राजा पृथ्वीराज और विजयपाल और कुमुदमणि की सेना के बीच में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। अर्थात जिस स्थान पर दोनों पक्षों का मिलन हुआ, वहीं उसी स्थान पर घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। और पीछा करने वाले राजा पृथ्वीराज के योद्धाओं से युद्ध क्षेत्र में पूरी तरह से भिड़ गए। ये कह सकते हैं कि दोनों पक्षों की सेनाओं ने युद्ध क्षेत्र में पहुंचकर घमासान लड़ाई को प्रारंभ कर दिया। पीछा कर रहे हैं राजा विजयपाल और कुमुदमणि की सेना, और आगे जा रहे हैं राजा पृथ्वीराज पद्मावती को घोड़े पर बैठाकर। और जिस जगह पर दोनों का मिलन हुआ दोनों पक्षों का, उसी जगह पर भयंकर घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। यहाँ पर भी वर्णनात्मक शैली है, नाटकीय शैली है, और जो ओजपूर्ण शब्दों में, क्योंकि युद्ध के लिए जिस शब्दावली का प्रयोग किया जा सकता है वैसे ही ओजपूर्ण शब्दावली का प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है। अगला पद है, उल्टी जो राज पृथ्वीराज वाग, थकिसूर गगन धर धसत नाग, सामंत सूर सब काल रूप, गही लोह छो वाहे सुभोप। जब पृथ्वीराज ये देखते हैं कि शत्रु उनका पीछा कर रहे हैं, तो वो क्रोधित होकर किस तरह से अपने घोड़े की लगाम को पकड़ते हैं, उसका वर्णन यहाँ पर किया है। उल्टी जो राज पृथ्वीराज वाग, राजा पृथ्वीराज ने जैसे ही अपने घोड़े की लगाम को उल्टा किया, अर्थात उसे रोका और उसके रुख को मोड़ा, थकी सूर गगन धर धसत नाग, वैसे ही पृथ्वीराज के क्रोध को देखकर मतलब जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ना छोड़कर अपने रुख को शत्रुओं की तरफ किया, शत्रुओं का सामना करने के लिए घोड़े को पीछे की ओर जैसे ही वो मोड़ने लगे, वैसे ही भयंकर युद्ध जो है वो वहाँ पर उसकी संभावना बन गई। और उस संभावना को देखकर थकी सूर गगन, आकाश में विद्यमान सूर्य थक गया, स्तंभित हो गया और मानो आकाश में ही रुक गया। और धर धसत नाग, और धरती जो है वो धसने लगी, शेषनाग जो है वो व्याकुल हो उठे, और उसके कारण उनके फन पर जो धारण की हुई पृथ्वी है वो डगमगाने लगी। सामंत सूर सब काल रूप, और पृथ्वीराज के सारे सामंत और योद्धा जो हैं वो मानो विकराल रूप धारण कर लिया उन्होंने युद्ध भूमि पर। गही लोह चोह वाहे सबूत, और फिर वो युद्ध करने लगे। और श्रेष्ठ राजा पृथ्वीराज जो हैं उन्होंने हाथ में लोहे की तलवार को पकड़कर उत्साह के साथ शत्रुओं पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। गही लोह चोह, लोहे की तलवार को हाथ में ग्रहण करते ही वाहे सबूब, उनके श्रेष्ठ राजा पृथ्वीराज जो हैं अपने सामंतों के साथ, शूरवीरों के साथ उन्होंने भी विकराल रूप धारण कर लिया और युद्ध में भयंकर लड़ाई करना प्रारंभ कर दिया। इस तरह से एक तरह पृथ्वीराज ने जैसे ही युद्ध के लिए उद्यत हुए, तत्पर हुए, वैसे ही आकाश पर में विद्यमान सूर्य थक गया और धरती को धारण करने वाला शेषनाग भयभीत हो गया। धरती कांपने लगी, धरती धंसने लगी। ये कवि की अपनी कल्पना है। जहाँ पर भी इस प्रकार के युद्ध के वर्णन है वहाँ पर ये अवश्य हमें देखने को मिलती हैं कई जगह पर चीज़ें, और इसी कारण इसको कथानक रूढ़ियाँ भी कहा जाता है कि आकाश में विद्यमान सूर्य का थक जाना, शेषनाग का डर जाना, और शेषनाग के डरने के साथ ही धरती का भी कांपने लगना या धरती का भी
कंपित हो जाना, डगमगाने लगना। ये कथानक रूढ़ियाँ हैं जिसका प्रयोग हमें ज़्यादातर युद्धों के वर्णन में देखने को मिलता है, और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन जो वो भी यहाँ पर किया गया है। 50वां पद है, कम्मान बाण छुट्टहि अपार लागत लोह इमसारि धार घमासान घान सब बीर शेत गृण घन श्रोण बहत अरुरकत रेत। युद्ध का वर्णन है, विभत्स रस है, और क्या वर्णन कर रहे हैं वो, कमान बाण छुट्टहि अपार, की कमान से अपार संख्या में असंख्य बाण एक साथ छूटते हैं, बाणों की वर्षा होती है। लागत लोह इमसारि धार, और उन बाणों का जो प्रारंभिक किनारा है उसमें लोहे के फलक लगे हुए हैं, बाणों में लोहे के फलक लगे हुए हैं, और लोहे के फलक जाकर शत्रुओं पर ऐसे वार करते हैं जैसे तलवार की धार शत्रुओं के अंदर चीर कर उनको चुभ जाती है, अंदर घुस जाती है। घमासान घान सब वीर क्षेत्र, उस धरती पर उस युद्ध भूमि में घमासान युद्ध हो रहा था, और सभी वीर जो है वो खेत रहे। वीरों का खेत रहना एक तरह से मुहावरा है, शहीद हो जाना या युद्ध में मृत्यु प्राप्त करते हैं तो उनको कहते हैं वीर खेत रहे। घनश्रोण बहत अरुरकत रेत, इस तरह से रक्त की वहां पर नदी बहने लगी, अहु रक्त रेत, और चारों ओर फैली हुई धरती पर जो रेत थी, जो मिट्टी थी, वह भी रक्त के कारण लाल हो गई। तो इन पंक्तियों में अगर हमें पूछा जाता है कि कौन सा रस है, तो हम इसमें कह सकते हैं कि इसमें विभत्स रस है, कि युद्ध क्षेत्र का वर्णन करते हुए कवि बताते हैं कि रक्त की नदी का बहना और सारी धरती का रक्त से भीग कर लाल हो जाना, इस तरह के जो दृश्य हैं, इस तरह का जो वर्णन है वो भयानक रस और विभत्स रस के अंतर्गत हमें दिखाई देता है, उसकी श्रेणी में हम इसको रख सकते हैं। तो हमने देखा कि इन 10 पदों में पद्मावती के विलाप से जहाँ से प्रारंभ होता है और उसके बाद में वो जैसे हरण करके लेके जाते हैं, पृथ्वीराज रासो पद्मावती का हरण करके लेके जाते हैं, उसके पश्चात कुमुदमणि और विजयपाल की सेना पृथ्वीराज का पीछा करती है, उसके पश्चात पृथ्वीराज के बीच में पृथ्वीराज की सेना के साथ विजयपाल और कुमुदमणि की सेना का युद्ध होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।